नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का अपना हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोल में हैं जिनका एग्ज़ाम है इस संडे को, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि जो अकबर की आरंभिक चुनौतियाँ थी वो क्या थी, या कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि जो अकबर हैं, अकबर की राज्यारोहण की चुनौतियां क्या थी, या राज्यारोहण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिस्टेक है, रोहड़ है, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों को तो राज्य अभिषेक और राज्यारोहण, इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं मालूम होगा कि राज्य अभिषेक क्या होता है, राज्यारोहण क्या होता है। बच्चों को ये मालूम होगा कि हाँ, राज्य अभिषेक मतलब होता है कि जब किसी को सत्ता मिलती है, टीका लगाते हैं और जो उनका मुकुट होता है वो पहनाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा राज्य अभिषेक। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। लेकिन राज्यारोहण क्या होता है वो आपको ध्यान से समझना है। राज्यारोहण का मतलब होता है उनकी आरंभिक जीवन, मीन्स जब उनका राज्य अभिषेक हो गया, राज्य अभिषेक के बाद जो उनका जीवन काल चला 1 से 2 साल तक या 4 साल तक, यानी कि उनके सामने जो उनकी आरंभिक चुनौतियां आई राज्य अभिषेक के बाद। मतलब ये कि जब कोई प्रक्रिया होती है जिसमें टीका लगाकर सत्ता दी जाती है, तो वो हो गया हमारा राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक के बाद जो काल हमारा चलता है, चाहे वो 2 साल हो 4 साल हो, उस पूरे काल को बोलते हैं राज्यारोहण, यानी राज्यारोहण का काल। मीन्स राज्य अभिषेक के चलने वाले काल को क्या बोलते हैं, राज्यारोहण काल में, या तो आरंभिक काल हमारा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि अकबर का जब राज्यारोहण हो गया था, जब जब अकबर को सत्ता मिल गई थी, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो उनके पिता की मृत्यु के बाद जब उनको उनका शासन मिल गया था, तो उसके बाद उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई। मीन्स आपको बेसिकली इसके अंदर ये जानना है कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको समझ में आती है या नहीं आती है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखिए, तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लेगा कि अकबर के राज्यारोहण का वर्णन करें। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो जाए, आंसर आपको सेम ही लिखना है। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि मुगल काल की स्थापना जो है वो सन 1526 में हुई थी, बाबर के द्वारा स्थापना की गई थी। और 1556 में अकबर के पिता की जब मृत्यु हो गई थी, कैसे, सीढ़ियों से गिरने की वजह से। उनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। तो आपको यही लाइन लिखनी है, 1556 में जब हुमायूं की, मीन्स अकबर के पिता हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने की वजह से जब उनकी मृत्यु हो गई थी या मौत हो गई थी, तो उस समय जो है अकबर मात्र 13 साल के थे, और उसी टाइम पर उनको जो है राज्य दिया गया था, वो सत्ता दी गई थी। लेकिन किसके उसमें दी गई थी, उनके संरक्षक जो थे वो बैरम खां थे। तो बैरम खां के मतलब बैरम खां जो है ना उनके अधीन थे। कहा जाए तो जो बैरम खां है वो उनके एकदम जैसे होते ना संरक्षक वो थे, और उनके अंडर में ही वो अपने अपने अंडर में ही अकबर को रखते थे। तो अकबर भले ही वहाँ का सम्राट था, लेकिन रियल सम्राट जो था ना वो बैरम खां था, और नाम मात्र का उस टाइम पर कौन था, अकबर था। क्यों, क्योंकि अकबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई और जब उनको राज्याभिषेक हुआ अकबर का, तो उसके बाद क्या क्या चुनौतियाँ आई वो हमें देखनी है। बट उससे पहले आपको अकबर के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, कि राज्यारोहण के समय, राज्याभिषेक के समय जो अकबर थे वो 14 वर्ष के थे। उनके संरक्षक थे बैरम खां। ये मेल हैं, बहुत सारे बच्चे फीमेल समझते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या, इनफैक्ट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो जब मैंने 7th-8th क्लास में जब मैं पढ़ती थी और जब मैंने ये पढ़ा, तो मुझे भी फीमेल लगते थे कि भाई हो सकता है फीमेल हो, बट नहीं, मेल है ये, ठीक है। तो संरक्षक जो है वो बैरम खां थे। स्थान जो है अमरकोट, 15 अक्टूबर 1542 में उनका जन्म हुआ था अमरकोट में। तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताना है। उसके बाद आपको लिखना है राज्यारोहण की चुनौतियाँ। सबसे पहले आपको इस टाइप से एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप बताओगे पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में ही हुआ था, और 1556 में ही उनका राज्याभिषेक हुआ। अकबर की कम आयु भी उनके लिए ये चुनौती थी कि एक कम आयु में उनको एक राज्य मिला है, सत्ता के लिए, एक शासन के लिए मतलब शासन के लिए उनको दिया गया।
तो ये भी बहुत उनके लिए चुनौती भरा ही था। उसके बाद जो उनके सगे संबंधी थे, उन्होंने उनके संग विश्वासघात किया। इसमें आपको बैरम खां की भूमिका लिखनी है कि बैरम खां को, जो बैरम खां है वो पहले उनके संरक्षक थे, इनफैक्ट वो उनके संरक्षक ही थे। लेकिन जो अकबर की जो एक माँ होती है जिन्होंने उनको दूध पिलाया था, दूध माई बोलते हैं उनको बेसिकली, आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अकबर और बैरम खां के बीच में कैसे इन दोनों के बीच में जहर का काम किया था उनने। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा चार्ट के लिए मतलब जगह कम पड़ गई थी फ्लो चार्ट के लिए, तो आप थोड़ा बड़ा बनाना ताकि आप और भी चीज़ लिख सको। उसके बाद आपको लिखना है सीमित और असंगठित साम्राज्य। मतलब उनके पास जो साम्राज्य जो उनको मिला था ना वो सीमित, मतलब एक लिमिटेड मिला था। अब मतलब बहुत छोटा मिला है, तो साम्राज्य का विस्तार करना भी उनके लिए चुनौती थी। और असंगठित था, मीन्स जो एक साथ ना हो, अलग अलग हो, ग्रुप से अलग अलग हो। और जो सैनिक थे वो भी असंगठित सैनिक ही थे, ग्रुप में नहीं थे, सब अलग अलग थे। सिकंदर सूर का दमन, आदिल शाह सूर और उज्बेकों एवं अफगानों का संयुक्त विद्रोह, तो ये सारी उनकी आरंभिक चुनौती थी। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध। आप बताओगे कि 5 नवंबर 1526 में हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। कारण इसका था दिल्ली और आगरा के अधिकार के लिए, क्योंकि जो दिल्ली है और जो आगरा है ये दोनों अकबर को मिले थे। और जो हेमू था यानी कि विक्रम ऐसे करके इनका कुछ नाम था, तो शॉर्टकट में इनका नाम हेमू था। तो हेमू भी चाहता था कि उसको मिले दिल्ली और आगरा, तो इसी कारणवश पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ये उनके लिए चुनौती थी, या उनके जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस टाइम पर उनकी ये चुनौती थी। उसके बाद है सिकंदर सूर का दमन। हुमायूं की मृत्यु के बाद सिकंदर ने सोचा कि 13-14 वर्ष का जो बालक है वो मेरा क्या ही कर लेगा, वो मुझे कैसे हराएगा। लेकिन वो सिकंदर ये भूल गया कि उनके जो पीछे हैं वो बैरम खां हैं, उनके संरक्षक। अगर इन दोनों की लड़ाई भी होती है, इन दोनों की जैसे यहाँ पे लिखा है वर्सेस में, तो अकबर नहीं लड़ेंगे, इनके बदले में बैरम खां लड़ेंगे। और इसमें ये बैरम खां जीत भी गए थे, सिकंदर हार गए थे। तो इसमें आपको यही बताना है कि सिकंदर सूर का दमन कैसे हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध में जो है अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उन्होंने भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही ये युद्ध लड़ा था। और इन्होंने, बैरम खां ने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी उम्र 13 या 14 साल की है तो मैं यहाँ पर अपना अधिकार जमाऊँ या मैं सत्ता में आऊँ। उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। वो हमेशा एक पॉजिटिव छवि के साथ ही अकबर के साथ रहते थे। तो सिकंदर सूर ने यही सोचा कि 13-14 साल का बच्चा मेरा क्या ही कर लेगा, मुझे कैसे हराएगा, है ना। तो इसीलिए सिकंदर सूर का दमन हुआ। कैसे हुआ, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, यानी युद्ध हुआ था। उसके बाद आपको बताना है आदिल शाह सूर के बारे में। जैसे अकबर के लिए बैरम खां है, वैसे ही आदिल शाह के लिए हेमू थे। जब हेमू हार गए थे तो आदिल शाह ने सोचा कि भाई अब हेमू तो हार गया है, तो हो सकता है कि मान के चलो कि चेला वाली बात समझ के चलो कि मेरा जो है वो मेरे से जो नीचे है वो हार गया, हो सकता है मैं अकबर से जीत जाऊं। तो फिर आदिल शाह वर्सेस अकबर के बीच में भी युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने युद्ध नहीं किया था। अकबर के बदले जो उनके संरक्षक थे बैरम खां, उन्होंने इस युद्ध में भूमिका निभाई थी और उसमें आदिल शाह का दमन हो गया था। जैसे अकबर के लिए बैरम खां थे, ऐसे ही आदिल शाह के लिए हेमू थे। यहाँ पे थोड़ा फर्क समझना, ये 14 साल के थे लेकिन ये इसके अंडर में थे। देखा जाए तो बैरम खां ही अंडर में है उनके, क्योंकि मेन राजा तो ये है ना, इस टाइप से मेन राजा ये थे और ये इनके अंडर में थे हेमू। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का फर्क है और दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। ठीक है। उसके बाद है बैरम खां का पतन कैसे हुआ था। देखो, जब उनकी जो दूध माता थी जिन्होंने मतलब अकबर को दूध पिलाया था, उनका नाम था महामंगा। आपने देखा भी होगा जोधा अकबर में महामंगा नाम की जो लेडीज थी, उन्होंने क्या करा, अकबर को ना बैरम खां के खिलाफ भड़काया। और ना जब अकबर 1556 की बात है, तब अकबर 16 साल के थे। तो धीरे धीरे जो है ना, अब 1561 की बात है यहाँ पे, तो कितना गैप हो गया इसके बीच में, देखा तो 5 साल का गैप हो गया। अब 5 साल में 16 साल का बच्चा 16 साल का थोड़ी ना रहेगा, 5 साल में वो 21 साल का हो गया। तो फिर अकबर को भी ये लगने लगा कि हाँ हो सकता, मतलब अकबर को भी ये फील हुआ
कि ना मेरे पे कंट्रोल करते हैं बैरम खां, मतलब मेरे पे कंट्रोल करते हैं। अब उनको भी था कि मैं 21 साल का हो चुका हूँ, मैं अपना कार्यभार जो है, अपना शासन खुद संभाल सकता हूँ। और फिर दूसरी काम जो है, इनकी जो दूध माता थी अनगा ने, उन्होंने क्या करा कि उनके खिलाफ उनको भड़काया, बैरम खां के खिलाफ अकबर को भड़काया। तो अकबर ने क्या करा, 1561 में हज भेजने के लिए उनको आदेश दे दिया कि अब आप हज में जाओ। और जब वो जा रही थी तो हज में ही जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, किसकी, बैरम खां की। तो यहाँ पे बैरम खां की भूमिका या बैरम खां का पतन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था ऑल ओवर आपका टॉपिक। और निष्कर्ष में आप वही बताओगे जितना आपको समझ में आया। अब देखो, आप सोच रहे होगे मैम आपने ये नहीं बताया, इसमें मैंने आपको पानीपत का युद्ध बता दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि अकबर की जो उम्र थी वो बहुत कम उम्र में, मतलब मुगल काल में पहले ऐसे शासक रहे जो बहुत कम उम्र में एक वो बने, उनका राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने अपनी सत्ता को बहुत अच्छे से संभाला। उनके संरक्षक के बारे में बताओगे। और यही उनकी चुनौती थी कि उनकी उम्र जो है ना वो बहुत कम थी। जो बाकी के उनके जो अपोनेंट पार्टी थी वो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती थी। वो सोचती थी कि 14-15 साल का या जो भी है 16-17 साल का बच्चा मेरा क्या ही कर लेगा, है ना। तो यही है। और विश्वासघाती संबंध, मतलब जो उनके रिलेशन वाले लोग थे उन्होंने उनके संग विश्वासघात किया था। बैरम खां की भूमिका मैंने आपको बता दिया है। और सीमित और असंगठित साम्राज्य में आपको यही लिखना है कि उनको जो साम्राज्य मिला था वो बहुत लिमिटेड था। तो साम्राज्यवाद करना भी उनके लिए एक चुनौती थी। और उनके जो साम्राज्य था, ऐसा नहीं है कि यही बिल्कुल साम्राज्य मिल गया। अब जैसे मान लो एक इस टाइप से है, तो यहाँ पे उनको साम्राज्य मिला है आधा ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो मतलब असंगठित, ये मतलब सारे मिक्स नहीं है, असंगठित साम्राज्य उनको मिला था। साथ ही साथ उनके सैनिक भी ऐसे थे, जो सारे सैनिक थे वो बैरम खां के थे, है ना। और उनके जो काफ़ी जो होता है ना सेनापति उनके थे, तो उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। ये भी उनके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला पॉइंट नहीं बताया तो ये आप मत लिखना। बाकी मैंने आपको 8 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। 8 पॉइंट से आप इजीली अपने जो पेपर है या जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।